नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य का छायावाद आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो वह है डी झरना। अगला प्रश्न है कि इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ बी है, देख लेते हैं विकल्प, इसे बी होना चाहिए, बी ही है कालक्रम। व्याख्या के अनुसार हम देख लेते हैं। उपयुक्त कवियों का आरोही क्रम में सही कालक्रम इस प्रकार है। कवि कालक्रम प्रसाद जी 1889-1937। कुछ स्रोतों में जन्म 1890 भी मिलता है। निराला जी का है 1896, 1961। कुछ स्रोतों के अनुसार इनका जन्म 1897 ईस्वी भी मिलता है। पंत का है 1900 से 1977 तक। महादेवी वर्मा है 1907 से 1987 तक। नागेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में पंत की मृत्यु 1970 ईस्वी दी गई है। प्रमुख छायावादी रचनाएं इस प्रकार हैं। चिदंबरा पंत जी, कमायनी प्रसाद जी, राम की शक्ति पूजा निराला जी, यामा महादेवी वर्मा, चित्तौड़ की चिता राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में पाई जाती है, विकल्प नंबर बी। यहाँ पे हम देखेंगे व्याख्या में, आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया। रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता, भावुकता की लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं? तो यहाँ विकल्प ये सही है, यानी विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश, मूर्ति विधान, यानी यहाँ ये नहीं है। व्याख्या में हम देख लेते हैं। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण, विपर्य, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है तो इतिवृत्तात्मकता, जो विकल्प डी है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद की विशेषता है। छायावाद युग की प्रधानता मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मकता, चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मकता शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव सरस बना दिया। भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता, मानवीकरण तथा विशेष विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय एवं अधिक प्रयोग हुआ।
भाषा खड़ी बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसी लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न अगले पीडीएफ पर चलते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद की काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? इसमें बी है अभिव्यंजना का। व्याख्या देखते हैं। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु की होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया। आंसू में प्रसाद जी की अंतर्भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई, वैसी अन्यत्र विरल है। कमायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। परंपरा से हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है 121। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। तो ये डी है छायावाद। व्याख्या में हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया है। गद्य खंड, काव्य खंड। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचना तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। काव्य खंड में भी दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा, नई धारा। नई धारा के भी तीन उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान काव्य को छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है। तो इसकी भाषा है डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानव को विजयनीय बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंद पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। कमायनी में प्रतिभिज्ञा दर्शन है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कमायनी में निहित दर्शन है। यहाँ डी है प्रतिभिज्ञा दर्शन, विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? ये है कमायनी में, विकल्प ए सही है। कमायनी के प्रमुख पात्र हैं, यहाँ मनु है। 126 प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि कमायनी के संदर्भ में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। तो यहाँ विवादित है। यहाँ दे रहा कि यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संकनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदांतीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो ये तो प्रश्न के अनुसार यहाँ सही लगता है डी। व्याख्या में देखते हैं। उपयुक्त विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण यूपी
HESC ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। वस्तुतः कमानी प्रसाद द्वारा रचित 15 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें अद्वैतवाद तथा प्रतिविज्ञा दर्शन है। इसमें मानवीय मनोभावों के आधार पर चिंता से आनंद तक की यात्रा कराई गई है। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो यहाँ डी सही है, 15। व्याख्या देख लेते हैं। महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। ये सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कमायनी में स्वयं कमायनी नाम की भी कम प्रतीकात्मक नहीं है। कर्म सर्ग से पहले कमायनी का प्रयोग नहीं होता। पांडुलिपि संस्करण में यज्ञ सर्ग, जो बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया गया होगा, जैसे कि युद्ध सर्ग को संघर्ष सर्ग कर दिया गया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है। पुनः अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।